नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर यह है कि आज तक के पास गलवान घाटी की अब से 24 घंटे पहले की 6 सैटेलाइट तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में गलवान घाटी की मौजूदा स्थिति साफ दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों से पता चल जाएगा कि चीन ने वहां क्या किया और वो कितना पीछे हटा। इन तस्वीरों को हम विस्तार से डिकोड करेंगे। गलवान घाटी की इतनी स्पष्ट तस्वीरें आपने देखी नहीं होंगी। इसके साथ ही हम आपको भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन मिडनाइट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। आज तक की टीम ने रात में वायुसेना के ऑपरेशंस को रिकॉर्ड किया है और आपके लिए यह रिपोर्ट तैयार की। सुखोई, मिग-29, अपाचे, चिनूक जैसी वायु शक्तियों के बीच संवाददाता मंजीत सिंह नेगी की यह रिपोर्ट आपको रोमांचित कर देगी। बड़ी खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है। 1 घंटे चली इस बैठक में बीआरओ के अधिकारियों ने रक्षा मंत्री को पाकिस्तान से जुड़ी एलओसी और चीन से जुड़ी एलएसी पर चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के बारे में जानकारी दी है। आज तक ने लद्दाख के उन तमाम इलाकों में रिपोर्टिंग की है जहां तेजी से सड़कों और पुलों का निर्माण हो रहा है। आज की एक अच्छी खबर यह है कि भारत के बाद अब अमेरिका भी चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाने के मूड में है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने टिकटॉक समेत चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाने का संकेत दिया है। अमेरिका में चाइनीज ऐप्स हर 3 महीने में 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करती है। इसीलिए यह फैसला चीन को चुभने वाला है और ये एक विश्वव्यापी मुहिम में तब्दील हो सकता है जिसके तहत तमाम देश चीन का विरोध करेंगे। कुछ ही दिनों में टिकटॉक हांगकांग से भी बाहर हो जाएगा। इसकी क्या वजह है यह भी आपको आगे बताएंगे। आज तक की एक एक्सक्लूसिव खबर यह भी है कि भारत सरकार ऐसी कंपनियों की पहचान करके उनकी लिस्ट बना रही है जो चीनी सेना पीएलए से रिश्ते रखती है। ऐसी कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई होने वाली है क्योंकि यह सारा डेटा, सारी जानकारी चीनी सेना को देती है। ये कंपनियां कमाती हिंदुस्तान में हैं, लेकिन मदद चीन की करती है। भारत की खुफिया एजेंसियों की नजर ऐसी चीनी कंपनियों और निवेशकों पर है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ी खबर है। आपके काम की खबर यह है कि सीबीएसई ने अगले साल के लिए अपने सिलेबस में 30% कटौती का ऐलान कर दिया है। इसके तहत 2020-21 के शैक्षिक स्तर के लिए सत्र के लिए 9वीं से 12वीं तक के कोर्स में 1/3 कमी कर दी गई है, जबकि 8वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खुद एनसीईआरटी के दिशा निर्देशों के तहत सिलेबस तैयार करेंगे। अच्छी खबर यह भी है कि दुनिया में सबसे सस्ता मोबाइल डेटा भारत में मिलता है। दुनिया के 155 देशों पर विजुअल कैपिटलिस्ट की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। भारत में 1 GB डेटा की कीमत $0.09 यानी ₹6.73 है, जबकि अफ्रीका के मालावी में मोबाइल डेटा सबसे महंगा है। वहां 1 GB डेटा की कीमत $27.4 यानी ₹2,050 है। ट्राई की 2019 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में पिछले 5 सालों में मोबाइल डेटा की कीमतों में 22 गुने की कमी आई है, जबकि डेटा की खपत 56 गुना बढ़ गई है। भारत के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा खर्च कर रहे हैं। भारत की वायुसेना के वीर लद्दाख में एलएसी पर बहुत सतर्क हैं। आज तक ने आपको वायुसेना की रिपोर्ट की तैयारियों की रिपोर्ट पहले भी दी थी, लेकिन अब हम आपको वायु वीरों का एक्शन एट मिडनाइट दिखाएंगे। रात में भारतीय वायुसेना की यह वो गर्जना है जिसे सुनकर चीनी सैनिकों के होश उड़ जाएंगे। वायुसेना के सुखोई और मिग-29 जैसे विमानों के ऑपरेशंस को आज तक संवाददाता मंजीत सिंह नेगी और उनके कैमरा पर्सन संजय चौधरी ने रिकॉर्ड किया है। रोमांच से भर देने वाली यह रिपोर्ट देखिए। आधी रात को आसमान में भारत का शक्ति प्रदर्शन। चौकन्ना चिनूक, अपाचे की उड़ान। हेलीकॉप्टर से हुंकार, फाइटर जेट भी तैयार। दिन हो या रात, वायुवीर अलर्ट। ये घातक हथियारों से लैस अपाचे हेलीकॉप्टर है जो दुश्मन के लिए उड़ती मौत है। ये कारगिल में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले मिग-29 की उड़ान है।
ये दुनिया के सबसे बेहतरीन हेवीवेट हेलीकॉप्टर्स में से एक चिनूक है। जब पड़ोसी चीन जैसा हो तो तैयारी भारतीय वायुसेना जैसी ही होनी चाहिए। दिन हो या रात, चीन को किसी भी वक्त जवाब देने के लिए वायुसेना पूरी तरह तैयार है और ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। आज हम दिखा रहे हैं कैसे होती है युद्ध की तैयारी, वायुसेना के फाइटर जेट्स कैसे किए जाते हैं हथियारों से लैस, जमीन पर फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए तैयार किए जाने से लेकर आसमान में उनकी हलचल मचाने तक की दास्तान आपको सुनाएंगे वायुवीरों के मिशन मिडनाइट की पूरी कहानी। आपके लिए हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए हैं। 2 दिन पहले हमने आपको आज तक पर लद्दाख में चीन से लगने वाली सरहद पर एक फॉरवर्ड एयर बेस से वायुसेना के दिन के ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई और इस वक्त हम आपको वायुसेना के नाइट ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त चीनी सेना के साथ विवाद के बीच वायुसेना दिन और रात 24 घंटे हर वक्त तैयार है। चीन का कोई भी भरोसा नहीं, इसीलिए बिना रुके बिना थमे वायुसेना तैयारी कर रही है। चीन की चालबाजियों पर नजर रखने के लिए फाइटर जेट्स सुखोई और मिग-29 सरहद की हर हद तक जाकर निगरानी कर रहे हैं। अपाचे Mi-17 हेलीकॉप्टर भी युद्ध स्तर पर अपने अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। मौजूदा वक्त में चीनी सेना के साथ तनाव के बीच वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर पूरी रात नाइट ऑपरेशन कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको अपाचे हेलीकॉप्टर दिखा रहे हैं जो कि एक ऑपरेशन के लिए तैयार है। इसकी खासियत दिखाते हैं, मारक क्षमता दिखाते हैं। इस पर दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक मिसाइल पॉट लगाया गया है जिससे दुश्मन के खिलाफ मिसाइल से हमला किया जा सकता है। साथ ही मशीन गन भी इस पर तैनात की गई है जो कि दुश्मन के खिलाफ रात के वक्त भी कार्रवाई कर सकती है और साथ ही इसका रडार सिस्टम आगे लगा हुआ है। और अगर अपाचे हेलीकॉप्टर हाल में ही अमेरिका से खरीदे गए हैं और इस हेलीकॉप्टर की खासियत यही है कि इस वक्त खासतौर के लद्दाख के जिस इलाके में भारतीय सेना चीनी सेना के साथ आमने सामने खड़ी है उस इलाके में ये किसी भी ऑपरेशन के लिए बेहतर माना जाता है। हमारे संवाददाता मंजीत सिंह नेगी की अगुवाई में हमारी टीम 8 बजे फॉरवर्ड बेस पर पहुंचती है। तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, बर्फीली हवाएं ठंड के असर को और बढ़ाती हुई इस ठंड में वायुसेना की सरगर्मी देख दुश्मन को भी ताक देनी पड़ जाए। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। दुश्वारियों के बीच भी दुश्मन की किसी भी अप्रत्याशित दगाबाजी से बचने के लिए नजर बनाए रखना जरूरी है। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है। इस वक्त हम आपको चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन दिखा रहे हैं रात के वक्त और इस जैसे हालात चीन सरहद पर बने हुए हैं ऐसे में वायुसेना के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर भी पूरी रात ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त भारतीय वायुसेना के पास ऐसे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर 15 मौजूद हैं और खासतौर से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जो हमारे जवान फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं उन तक राशन हथियार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले आपको कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपाचे का नाइट ऑपरेशन दिखाते हैं। ये ग्राउंड स्टाफ उड़ान भरने से पहले तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं। इस फॉरवर्ड एयर बेस से वायुसेना का अपाचे हेलीकॉप्टर नाइट ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहा है। रिफ्यूलिंग की जा रही है, साथ ही इसकी जांच की जा रही है क्योंकि रात का ऑपरेशन काफी खतरों से भरा होता है। हालांकि अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये बहुत ही एक अच्छा हेलीकॉप्टर है खासतौर से माउंटेन वारफेयर के लिए। इस वक्त जिस इलाके में भारत और चीनी सेना आमने सामने खड़ी है उस इलाके में अपाचे हेलीकॉप्टर दिन और रात के वक्त दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। करीब 40 मिनट तक हवा में हलचल मचाकर जंगी हेलीकॉप्टर लौट आए। फॉरवर्ड इलाकों में इसकी निगरानी की ड्यूटी 40 मिनट की थी। अब 10 बजे से शुरू होता है वायुसेना के लड़ाकू विमानों का ऑपरेशन। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुखोई लड़ाकू विमान का नाइट ऑपरेशन। दुश्मन को सन्न करने के लिए सुखोई का नाम ही काफी है। ये वही लड़ाकू विमान है जिसने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। एयरबेस पर तैनात सीनियर पायलट ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि नाइट ऑपरेशन दुश्मन के खिलाफ एक अचूक हथियार है।
हम एक फॉरवर्ड एयर बेस पर मौजूद हैं जहां पर हमारे साथ वायुसेना के एक सीनियर पायलट मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूँगा क्या खास महत्व होता है नाइट ऑपरेशन का? भारतीय वायुसेना का हर उपकरण तथा वायु योद्धा रात्रि युद्ध प्रक्रिया में निपुण है। हम हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को भेदने में पूर्णतः सक्षम हैं। रात 12 बजते बजते बर्फीली हवाएं बहुत तेज हो गईं। इन बर्फीली हवाओं के बीच एयरबेस के खुले मैदान पर खड़ा होना आसान नहीं था। इससे थोड़ी देर बाद रनवे पर एक रेड लाइट नजर आती है। ग्राउंड स्टाफ इशारा देता है और अब MiG-29 उड़ान भरने वाला है और कुछ ही मिनटों में अचानक बड़ी गर्जना के साथ MiG-29 लड़ाकू विमान आसमान को छूने लगता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि रात के ऑपरेशन के दौरान वायुसेना के लड़ाकू विमान उड़ते हैं और यहाँ पर इस वक्त MiG-29 लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी है और ये लगभग 1 घंटे तक चीन से लगने वाली सरहद पर मौजूद रहेंगे। और इसी तरह से वायुसेना के जो दूसरे लड़ाकू विमान है सुखोई 30, वो पूरी रात ये इस तरह के रात के ऑपरेशन के दौरान चीन से लगने वाली सरहद पर अलग अलग इलाकों में उड़ान भरते नजर आते हैं। और पिछले कई महीनों से ये सिलसिला लगातार दिन और रात 24 घंटे चल रहा है। इसके बाद अगले 1 घंटे तक MiG-29 लड़ाकू विमान चीन से लगने वाली सरहद पर दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखता है। आपको बताते चलें कि MiG-29 सभी तरह के हथियारों और मिसाइलों से लैस है। अब आपको मिलाते हैं एयरबेस के ग्राउंड स्टाफ से। किसी भी ऑपरेशन में इनकी भूमिका फाइटर पायलट से कम नहीं होती। उड़ान भरने से पहले विमान की जांच करना, उन्हें हथियारों से लैस करना इन्हीं के हाथों में होता है। यहाँ पर इस वक्त हम सरहद पर जो हालात देख रहे हैं, आप लोग इस वक्त दिन और रात दोनों वक्त जो वायुसेना के का मिशन है नाइट फ्लाइंग का, डे फ्लाइंग, उसमें लगे हुए हैं। हम लोग यहाँ पर वायुसेना के जितने भी वायुयान हैं और उपकरण हैं उन सबको रख रखाव के लिए तैयार रखते हैं, जो कि हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उसको हम हमेशा हर तरह से हम जिससे हम सक्षम रहें और अपने देश के लिए हम अपनी रक्षा कर सकें। किस तरह का जोश है? आप यहाँ पर एक युवा कर्मी हैं, वाइस वॉरियर हैं और दिन और रात की फ्लाइंग यहाँ पर लगातार चल रही है। जिस तरह के हालात अभी बॉर्डर पर बने हुए हैं, हमारा जोश जो है इस समय आसमान से भी ऊंचा है और भारतीय वायुसेना का हर एक वायुयोद्धा, हर एक वायुयान पूरी तरह सक्षम है और हम किसी भी परिस्थिति के लिए इनसे निपटने के लिए एकदम तैयार हैं। इस फॉरवर्ड एयर बेस पर वायुसेना की दिन और रात की तैयारियों को देखकर पूरे देश को यह भरोसा हो गया कि भारत चीन को हर परिस्थिति में जवाब देने में सक्षम है। भारत की इस तैयारी में ड्रैगन के लिए संदेश है कि वो दूरी बनाकर रखे और अपनी हदों में रहे। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, फॉरवर्ड एयर बेस, लद्दाख, आज तक। अब गलवान घटना पर चीन के सरकारी न्यूज चैनल के विश्लेषण की पोल खोल। चीन के CCTV 4 चैनल ने 15 जून की गलवान घटना पर विस्तृत कार्यक्रम बनाया और बिना तारीख वाली सैटेलाइट तस्वीरों से यह दावा किया कि भारतीय सेना ने अतिक्रमण की कोशिश की थी, लेकिन चीन का यह प्रोपेगेंडा तथ्यों पर खरा नहीं उतरता। चीन के विक्टिम कार्ड की हवा निकालने वाली आज तक की यह रिपोर्ट देखिए। चीन की प्रोपेगेंडा मशीन ने अपनी CCTV 4 न्यूज नेटवर्क पर गलवान घटना का महा झूठ फैलाने की ये कोशिश की है। 1903年到1938年的各类区域图，印度方 चीन के सरकारी चैनल CCTV 4 ने इस प्रोग्राम के जरिए कहा है कि भारत की सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन किया और चीन ने अपनी संप्रभुता बचाने के लिए आत्मरक्षा में कदम उठाए। 5月6号，印方部队越线进入中国领土，构攻设障。 लेकिन 6 जुलाई की CCTV 4 की ये प्रोग्रामिंग चीन की ही पोल खोलती है। चीनी प्रचार तंत्र ने एक सैटेलाइट तस्वीर दिखाई, हो सकता है ये तस्वीर मई की हो। साथ ही उसने एक एरियल इमेज भी दिखाई जो क्वाडकॉप्टर से ली गई है। चीनी टीवी चैनल ने अपने प्रोग्राम में दोनों तस्वीरों की तारीख नहीं बताई है और इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हो सकी है। CCTV 4 की प्रोग्रामिंग में भारतीय सोशल मीडिया से ली गई कुछ ग्राउंड फुटेज भी है, जिसमें भारतीय सैनिक
स्टील के बोर्ड्स लेकर नदी पार करते देखे जा रहे हैं। आज तक ने सीसीटीवी 4 की प्रोग्रामिंग का गहन विश्लेषण किया। इसमें सैटेलाइट तस्वीर में गलवान के PP-14 पर हेलीपैड और एक फुट ओवर ब्रिज दिख रहा है। हरे और सफेद रंग के कुछ टेंट हेलीपैड के पास और कुछ फुट ओवर ब्रिज के पास दिखाई दे रहे हैं। चीन ने इसे भारत का अतिक्रमण कहा है, लेकिन इन एरियल तस्वीरों पर चीन के दावे की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि चीन के पास मौजूद JCB और चीनी सेना के ट्रक्स वैसे ही दिखते हैं जैसे सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे हैं। चीन इस CCTV 4 की प्रोग्रामिंग से विक्टिम कार्ड खेल रहा है, लेकिन बीते 2 दशकों में चीन ने कैसे अतिक्रमण करने की कोशिश की है, ये पानी की तरह साफ है। फिंगर 6 पर चीनी सेना ने 2009 के पहले ही रडार और अपनी एक पोस्ट बनाई थी। फिंगर 4 तक चीन ने चोरी चोरी चुपके एक सड़क तक बना ली थी, ये जग जाहिर है। लेकिन इसे लेकर डोकलाम विवाद के पहले 2017 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। 2016 के पहले चीन ने हॉट स्प्रिंग में अतिक्रमण की कोशिश की थी। इलाके की सैटेलाइट तस्वीरें साफ बताती हैं कि चीन की क्लेम लाइन से 2 किलोमीटर आगे तक चीन की सेना ने सड़क बना ली थी। चीन का रवैया बार बार LAC पर शांति के माहौल को बिगाड़ने का रहा है। भारत के साथ 1993 से लेकर 2005 तक के समझौतों का उल्लंघन कर रहा है। 5 मई से उसने पूर्वी लद्दाख में फिर वही स्थिति पैदा की, लेकिन अब की बार भारत की प्रतिक्रिया जब उस पर भारी पड़ रही है तो उसने 15 जून की गलवान घटना को लेकर दुनिया भर में झूठ का प्रसारण कर दिया। जून 2020 की सैटेलाइट तस्वीर साफ दिखाती है कि चीनी सेना ने 6 जून की भारत चीन के सैन्य कमांडरों की बातचीत में बनी सहमति का पालन नहीं किया। चीनी सेना ने 2 जगहों पर क्लेम लाइन से 1.5 से 2 किलोमीटर आगे बढ़कर लाल टेंट लगा दिए। चीन का इरादा बेहद खतरनाक है। वो सरहद को लेकर दोनों सेनाओं की परसेप्शन को एक तरफा कार्रवाई कर बदलना चाहता है। इस बीच आज तक को पता चला है कि भारत और चीन के बीच हुई बातचीत के दौरान चीन ने गलवान की PP-14 पर भारतीय इलाके में 800 मीटर तक दावा किया है। वैसे तो चीनी विदेश मंत्रालय पूरे गलवान घाटी पर अपना दावा कर चुका है, लेकिन अप्रैल में बटालियन स्तर की बातचीत में चीन ने इस 800 मीटर की बात भारत के सामने रखी। अप्रैल में भारत ने गलवान और शोक नदियों के संगम पर पुल का निर्माण शुरू किया। गलवान घाटी में चीनी सेना फिलहाल थोड़ी पीछे हट गई है, लेकिन भारतीय सेना अभी रणनीतिक तौर पर राहत की सांस नहीं ले सकती। 1959 में भारत और चीन ने गलवान के PP-14 को लेकर एक सहमति बनाई थी, जिससे पेट्रोलिंग को लेकर कभी आमना सामना नहीं हुआ। उन्होंने अप्रैल से गलवान में जिस 800 मीटर को लेकर दावा किया है, वो 61 साल पहले की सहमति से उलट है। रिटायर्ड कर्नल विनायक भट्ट के साथ शिवरूर, दिल्ली, आज तक। कुछ ऐसी तस्वीरें हमने निकाली हैं पिछले 24 घंटों की सैटेलाइट की नजर से, जो हकीकत को बयां करती हैं, और इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी राहुल कमल। जिस वक्त से ये खबर आई है कि चीनी सेना गलवान घाटी से पीछे हट चुकी है, तब से देश भर में लोगों के जहन में एक ही सवाल है, क्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस दफा सच बोल रही है या एक बार फिर से चीनी सेना झूठ बोल रही है। आज तक के हाथ मैक्सार नाम की सैटेलाइट कंपनी के हवाले 6 एक्सक्लूसिव हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें लगी हैं, जिसमें ये खुद साफ हो जाएगा कि वर्तमान में गलवान घाटी की स्थिति क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस इलाके की तस्वीर मिली है, ताकि आपको आइडिया हो कि किस जगह में मैं आपको लेके चल रहा हूं। ये है लाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां पर भारतीय सेना तैनात थी गलवान नदी के, यहां पर चीनी सेना तैनात थी। इस जगह में भारत और चीन की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे और कई चाइनीज आर्मी के जवान भी मरे थे। हमारे पास इस जगह की 6 नई सैटेलाइट तस्वीरें हैं। पहली जो तस्वीर है वो है 28 जून की, यानी कि पिछले हफ्ते की तस्वीर, और फिर जो तस्वीर है वो है 6 जुलाई की, यानी कि इस दावे के बाद कि चाइनीज आर्मी पीछे हट चुकी है, ये कल की तस्वीर है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या फर्क है। पहले हम देखते हैं कि 28 जून की तस्वीर में क्या दिखाई पड़ता है। ये वो वाई जंक्शन है, ये वो वाई जंक्शन है जहां पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आई थी। ये पहली तस्वीर 28 जून की तस्वीर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइनीज आर्मी ने अपने तारपुलिन
लगा रखे हैं, टेंट्स लगा रखे हैं, इनके सड़क बनाने का साजो सामान इस तस्वीर में हमें नजर आ रहा है। साथ ही साथ इनकी कुछ गाड़ियां नजर आ रही हैं। यहाँ पर एक सिरे से इन्होंने अपनी गाड़ियां पार्क की हुई हैं और ये आप देख सकते हैं कि काफी भारी तादाद में, खास तौर से वाई जंक्शन के इलाके में चाइनीज आर्मी की तैनाती है 28 जून की। आज की स्थिति क्या है? ये वो तस्वीर है जो देश में किसी ने नहीं देखी है। ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार सभी लोगों को था। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि 6 जुलाई की, जब हम 6 जुलाई की तस्वीर की बात करते हैं तो 6 जुलाई को उसी इलाके की आज की स्थिति क्या है। यह है वही वाई जंक्शन जहां पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आई थी। आज की तादाद में वहां पर चीनी सेना का कोई नामो निशान नहीं है। वो जगह जहां पर 20 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे, उस इलाके को चाइनीज आर्मी ने पीछे कर दिया है। कहीं ना कहीं जो भारत का प्रेशर पिछले कई हफ्तों से लगातार जारी था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लद्दाख गए, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत हुई, उसका असर यहां जमीन पर दिख रहा है। इस वाई जंक्शन में 28 जून को आप देख सकते हैं चाइनीज आर्मी की भारी तैनाती। ठीक उसी जगह पर यह सैटेलाइट तस्वीर जो कि कल ली गई थी, यानी 6 जुलाई को ली गई थी, वहां पर आप देख सकते हैं कि चाइनीज आर्मी खाली हो चुकी है। वहां पे चाइनीज आर्मी का कोई नामो निशान नहीं। जैसे जैसे मैं इस नदी के साथ साथ पीछे आता हूं, आप देखते हैं कि जहां पे आपको टेंट नजर आ रहे हैं, ट्रक्स नजर आ रहे हैं, चाइनीज आर्मी की तैनाती नजर आ रही है, उसी इलाके में, इसीलिए मैंने इन दोनों तस्वीरों को एक साथ आपके सामने पेश किया है। उसी इलाके में अब आप देखिए कि चाइनीज आर्मी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। अब मैं आपको टाइट शॉट दिखाऊंगा इस इलाके का, वो वाई जंक्शन जहां पर लड़ाई हुई। तो देखिए, अब आप थोड़ा सा इसको खुद ही प्रोसेस कीजिए, आपको खुद इस तस्वीर में साफ हो जाएगा। ये वो जगह है जहां पर कर्नल बाबू और बिहार रेजिमेंट के 20 बेहद वीर शहीद जवान और चाइनीज आर्मी की लड़ाई हुई थी इस इलाके में, वाई जंक्शन में। उसी जगह पर अब आप देखिए 6 जुलाई को भारत का प्रेशर कहीं ना कहीं काम आता हुआ, रंग दिखाता हुआ चाइनीज आर्मी का यहां पर 28 जून को काफी डिप्लॉयमेंट है और 6 जुलाई को चाइनीज आर्मी वहां से साफ गायब, पीछे आ गई है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि डेप्थ एरिया में क्या हो रहा है। डेप्थ एरिया सेना की भाषा में होता है पीछे की तरफ। तो पहले तो वो जगह थी जहां पे मुठभेड़ हुई, वहां पे मैंने आपको दिखाया कि चाइनीज आर्मी वहां से पीछे हट चुकी। अब हम थोड़ा नाले के साथ साथ, आप खुद थोड़ा विजुलाइज कीजिए, अब हम नाले के साथ साथ नदी में पीछे जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि क्या स्थिति है। यह है 28 जून की तस्वीर। 28 जून की इस तस्वीर में आप देखिए, यहाँ पे आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं, टेंट्स नजर आ रहे हैं, गाड़ियां नजर आ रही हैं, टेंट्स नजर आ रहे हैं, एक्सकवेटर यानी कि सड़क बनाने का साजो सामान आपको नजर आ रहा है। और चाइनीज आर्मी की इस इलाके में भी आप देखिए भारी तैनाती आपको यहाँ पर गाड़ियों की नजर आ रही है। चाइनीज आर्मी की गाड़ियां कई सारी यहाँ पे खड़ी है, तो यहाँ पे गाड़ियां हैं, यहाँ पे गाड़ियां हैं। तो ये 28 जून की तस्वीर है जहां पे डेप्थ एरियाज में, न केवल वाई जंक्शन में बल्कि डेप्थ एरियाज में बड़ी तैनाती है। उसी जगह की अब आप 6 जुलाई की तस्वीर देखिए, चाइनीज आर्मी कमोबेश वहां से हट चुकी है। कुछ यहां पर तैनाती, ये बड़ा एक स्ट्रक्चर है, बड़ा ढांचा है, बड़ा टेंट है, उस टेंट के अंदर क्या है ये तो आज तक को नहीं मालूम, लेकिन एक बड़ा टेंट है और उनका कुछ ना कुछ साजो सामान यहां पर रह गया। लेकिन कुल मिला के चाइनीज आर्मी उस इलाके से पीछे हट चुकी है जहां पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आई थी। कहीं ना कहीं भारत का जो मिलिट्री और डिप्लोमेटिक प्रेशर था वो चाइना पर रंग ला रहा है। यह है गलवान घाटी की एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें जो अभी हमने आज तक को अपने दर्शकों को दिखाई। बहुत शुक्रिया राहुल इस पूरी जानकारी के लिए। जाहिर है तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं और इन तस्वीरों ने अब दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। वैसे भारत ने सरहदों पर रणनीतिक सड़क और पुल के निर्माण को भी और तेज करने का फैसला किया है। किसी भी तरीके से हम किसी देश के दबाव में नहीं आ सकते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बीआरओ के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में चीन सरहद के साथ पाकिस्तान से लगे लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी रणनीतिक निर्माण को लेकर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि सड़क निर्माण को और तेज किया जाए ताकि सेनाओं के मूवमेंट में कोई दिक्कत ना आए। बीआरओ के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने राजनाथ सिंह को मौजूदा रणनीतिक सड़कों पर पूरी जानकारी दी। ये वो पुल है जिसने चीन की चिंता बढ़ा दी है।
ये वो सड़क है जिससे चीन सख्ते में आ गया है। सिर्फ 3 महीने में 3 पुल बने और चीन को चिंता होने लगी। लेकिन ये तो शुरुआत है, आगे चीन को बहुत सारे झटके लगने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। बीआरओ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने राजनाथ सिंह को पाकिस्तान से जुड़ी एलओसी और चीन से जुड़ी एलएसी पर चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के बारे में जानकारी दी। 1 घंटे चली इस बैठक में बीआरओ के अधिकारियों ने रक्षा मंत्री को बताया कि उन सभी इलाकों में पूरी ताकत के साथ सड़कें और पुल बनाने का काम चल रहा है जो सामरिक नजरिए से अहम है। आज तक ने लद्दाख के उन तमाम इलाकों में रिपोर्टिंग की है जहां सड़कों और पुलों का निर्माण हो रहा है। ये लद्दाख का वही इलाका है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए चीन को आईना दिखाया था। माता की जय, भारत माता की जय। ये पुल सीमा सड़क संगठन की रात दिन की मेहनत और जज्बे का कमाल है। ये सामरिक अहमियत वाला वो पुल है जिसके बनने से सेना के साजो सामान और हथियार बिना किसी बाधा के सीधे एलएसी तक पहुंच जाएंगे। सरहद पर चीनी सेना के साथ तनाव के बीच इस वक्त इस नए पुल की वजह से सेना के टैंक और बड़े हथियार आसानी से लद्दाख से लगने वाली सरहद तक पहुंच रहे हैं। लेकिन 3 महीने पहले ऐसा नहीं था। यहां पर लोहे का एक छोटा वैली ब्रिज था, लेकिन बीआरओ ने रिकॉर्ड 3 महीने के अंदर इस नए पुल को तैयार किया है। और ऐसे करगिल से लेकर लेह तक ऐसे 3 नए पुल 3 महीने के अंदर तैयार किए गए हैं। ये नीमू ब्रिगेड है। यहाँ सेना के हजारों जवान तैनात हैं। बीआरओ ने 3 महीने के भीतर यहाँ कंक्रीट का शानदार और मजबूत पुल बना दिया है। नतीजा, जहाँ पहले हवाई मार्ग से सैन्य साजो सामान सरहद तक पहुँचते थे, अब इन पुलों से आवाजाही होगी। 3 सालों में बीआरओ ने काफी तेजी के साथ काम किया है। खासतौर से ऐसे पुराने सामरिक पुलों को बदलने का काम चल रहा है। ये पुराने लोहे के पुल हैं जिन्हें बदलकर अब नए कंक्रीट के पक्के पुल बनाए जा रहे हैं। अब तक करीब 20 ऐसे पुल बनाए जा चुके हैं, जबकि 20 और यानी कि कुल 40 पुलों पर काम चल रहा है। और जिसकी वजह से सेना की जो सरहद तक पहुंचने की आवाजाही है, सेना के जो बड़े हथियार टैंक हैं, उनकी आवाजाही आसानी से हो रही है। मौसम की मुश्किलों और कोरोना की चुनौती के बीच बीआरओ ने कमाल का काम किया है। ऐसे 3 पुल 3 महीने में बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनसे सेना को नई ताकत मिली है। लोहा ब्रिज था, बेली ब्रिज, जो कि कोई सक्षम नहीं था कि वो लोड क्लास 24R था। और ये जो है इसको रिकॉर्ड टाइम पे 3 महीने में बनाया गया था कि रिक्वायरमेंट के लिए, आर्मी का रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि इसमें कोई भी किस्म की गाड़ी जो है ये एलएसी की तरफ जा सकती है। इसमें अभी कोई रुकावट नहीं है और गाड़ी आराम से पार कर सकती है कि लद्दाख होती हुई एलएसी की तरफ जाएगी। दाद देनी पड़ेगी सीमा सड़क संगठन की, जो मुश्किल हालात में भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। लद्दाख में भारत की चीन के साथ 1200 किलोमीटर लंबी एलएसी है। इस इलाके में बीआरओ 40 सामरिक पुलों का निर्माण कर रहा है। पिछले 3 सालों में 20 सामरिक पुल बनकर तैयार हो गए हैं। चीन के भय के कारण है कि जिस तेज गति से स्ट्रेटेजिक रोड्स बन रहे हैं, उससे चीन चिंतित है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक रोड्स बनने के बाद जो इंडियन आर्म्ड फोर्स आर्मी है उसका मूवमेंट बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी वो मूवमेंट कर पाएगा, अपने ट्रूप्स को मूव। भारत खुद को सरहद पर बहुत शक्तिशाली बना रहा है और चीन की चिंता बढ़ा रहा है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, नीमू, लेह, आज तक। चीन के सोशल मीडिया ऐप्स पर भारत के बाद अब अमेरिका ने भी सख्ती दिखाने का मूड बना लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने टिकटॉक समेत चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाने का संकेत दिया है। अमेरिका में टिकटॉक के 4.5 करोड़ यूजर्स हैं। हालांकि वहां ऐप्स के डाउनलोड ज्यादा हैं। अमेरिका में चाइनीज ऐप्स हर 3 महीने में 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर लेते हैं। इसीलिए यह फैसला चीन को चुभने वाला है। इसके अलावा कुछ ही दिनों में टिकटॉक
हांगकांग से भी बाहर हो जाएगा। टिकटॉक ने यह फैसला हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लागू होने के बाद लिया है। चीन ने 1 जुलाई से हांगकांग में सुरक्षा कानून लागू किया था। इस विवादित कानून में यह प्रावधान है कि कोई विरोध प्रदर्शन के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेगा तो सोशल मीडिया कंपनी पर कार्रवाई हो सकती है। दूसरी ओर टिकटॉक पर चीन की सरकार के फेवर में कंटेंट और यूजर के डेटा को मैनेज करने के आरोप भी लगते रहे हैं। भारत ने 59 चाइनीज ऐप्स पर डिजिटल स्ट्राइक करके पूरी दुनिया को संदेश दिया और अब अमेरिका भी टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला है। एशिया में चीन जिस तरह से अपने आक्रामक और विस्तारवादी प्लान को पूरा करने में जुटा है, उसे देखते हुए अमेरिका ये कदम उठाने जा रहा है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन टिकटॉक समेत तमाम चाइनीज ऐप्स पर लगाम लगाएगा। इस मामले में अंतिम फैसला अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर छोड़ा गया है और ट्रंप इन दिनों बार बार चीन को सजा देने की बातें कर रहे हैं और चीन के खिलाफ वीर रस भरे डायलॉग मार रहे हैं। China's secrecy, deceptions and cover-up allowed it to spread all over the world, 189 countries, and China must be held fully accountable. अमेरिका ने अगर टिकटॉक समेत तमाम चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया तो चीन को गहरी चोट लगेगी। अमेरिका में चाइनीज ऐप्स हर 3 महीने में 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी 5,240 करोड़ रुपए कमाते हैं। टिकटॉक अमेरिका का तीसरा सबसे लोकप्रिय ऐप है और वहां इस ऐप के 16.5 करोड़ डाउनलोड्स हो चुके हैं। इस ऐप का रेवेन्यू पिछले साल करीब 9 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी 673 करोड़ रुपए था। 29 जून को मोदी सरकार ने चीन से जुड़े 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया था, जिसमें टिकटॉक ऐप भी शामिल था और ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। हम लोगों ने 59 ऐप को बैन किया है, कानूनी कार्रवाई होगी उसकी, लेकिन ये उसमें टिकटॉक भी है, पता है ना आपको? भारत की जनता की निजता के ऊपर, भारत की जनता की डेटा की चोरी के ऊपर, भारत की जनता के डेटा को भारत से बाहर भेजने के किसी कार्रवाई पर हम बहुत सख्त हैं। एलएसी पर चल रहे तनाव के दौरान चीन को जवाब देने के लिए भारत ने ऐप्स बैन करने का फैसला किया और अमेरिका में तमाम नेताओं ने इस फैसले की तारीफ की है और चीन के आक्रामक और घटिया आचरण की निंदा की है। I mean, look what China did in the southwest. It's essentially invaded India over the last few weeks and killed Indian soldiers. No country on China's periphery right now is safe from Chinese aggression. All those countries want a close relationship with the United States. We ought to have one. ताइवान से लेकर जापान तक, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक, पूरी दुनिया ने चीन की कूटनीतिक धोखेबाजी और जमीन हड़पने की नीति को पहचान लिया है। अब सारे देश ड्रैगन को नियंत्रण में रखना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। यहां ये भी समझिए कि चाइनीज ऐप्स किस तरह आपकी प्राइवेसी के साथ खेलती हैं और पूरी दुनिया चाइनीज ऐप्स को शक की निगाह से क्यों देखती है। जब आप किसी चाइनीज ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वो ऐप आपसे आपकी फोटो, वीडियो, मैसेज, फोन बुक, फाइल्स, लोकेशन का एक्सेस ले लेती है और ये मंजूरी मिलते ही डेटा माइनिंग का काम शुरू हो जाता है। इसके बाद वो ऐप आपके डेटा का क्या करती है ये उसे बनाने वाली कंपनी पर निर्भर करता है। कुछ कंपनियां आपसे बाकायदा अनुमति लेती हैं कि वो आपके डेटा का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन कुछ कंपनियां डेटा इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं लेती और बिना आपकी जानकारी के आपका डेटा चोरी करती और डेटा का कुछ भी कर सकती है। चाइनीज ऐप्स आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक करती हैं और उसका डेटा रखना शुरू कर देती है। आपकी आर्थिक क्षमता और बाकी गतिविधियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़कर आपकी प्रोफाइलिंग की जाती है। ज्यादातर चाइनीज ऐप्स के सर्वर भारत में नहीं है बल्कि चीन में होते हैं, इसीलिए हमेशा डेटा और प्राइवेसी की चिंता बनी रहती है। ये डेटा चीन की सरकार से शेयर किया जाता है और जब डेटा चीन की सरकार के पास पहुंचता है तो उस डेटा की मदद से भारत से जुड़ी नीतियां बनाने में आसानी होती है। ये ऐसा दौर है जब कहा जाता है कि डेटा की कीमत तेल से भी ज्यादा है और डेटा ही भविष्य का ईंधन है। ऐसे में चाइनीज ऐप्स पर सवाल तो उठेंगे ही। टिकटॉक चीन की एक ऐसी मोबाइल ऐप है जिसने अमेरिका के मोबाइल ऐप्स वाले साम्राज्य को बड़ी चुनौती दी।
टिकटॉक ने अमेरिकी ऐप्स के दबदबे को तोड़ते हुए यह संदेश दिया कि पूरी दुनिया में चाइनीज ऐप्स उभर रही हैं। ऐसे में पहले भारत ने चीन की सबसे बड़ी डिजिटल पूंजी पर हमला किया और अब अमेरिका भी ऐसा ही करने पर विचार कर रहा है। आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि भारत सरकार ऐसी कंपनियों की पहचान करके उनकी लिस्ट बना रही है जो चीनी सेना और यानी पीएलए से रिश्ते रखती है। ऐसी कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई होने वाली है क्योंकि ये सारा डेटा और जानकारी चीनी सेना को देती हैं। ये कंपनियां कमाती हिंदुस्तान में है, मदद चीन की करती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से ये एक बड़ी खबर है। भारत में काम करने वाली चीनी कंपनियों पर बड़ा खुलासा। चीनी सेना पीएलए के साथ चीनी कंपनियों के गहरे रिश्ते हैं। भारत की खुफिया एजेंसियों की नजर चीनी कंपनियों और निवेशकों पर है और पीएलए से संबंध रखने वाली कंपनियों पर हो सकती है कार्रवाई। भारत सरकार ऐसी कंपनियों की पहचान करके उनकी लिस्ट बना रही है जो चीनी सेना से रिश्ते रखती हैं। ऐसी कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है क्योंकि ये सारा डेटा और जानकारियां चीनी सेना को देती है। ये कंपनियां खाती हिंदुस्तान में हैं, लेकिन मदद चीन की करती है। चीन की जिन कंपनियों का भारत में निवेश है और उन कंपनियों का चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ रिश्ता है, भारत सरकार अब उन कंपनियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। 3 साल पहले चीन ने एक कानून बनाया था जिसके मुताबिक हुआवे, ZTE और टिकटॉक जैसी भारत में काम करने वाली चीनी कंपनियों को चीन की खुफिया तंत्र की मदद करना अनिवार्य था। हम आपको चीन की कुछ ऐसी कंपनियों का कच्चा चिट्ठा बता रहे हैं जो भारत में काम करती है लेकिन चीनी सेना से जुड़ी है। भारत और चीन के बीच सबसे बड़ा संयुक्त समझौता शिंडिया स्टील लिमिटेड का हुआ था। इसमें मुख्य निवेश शिनजिंग कैथे की वेबसाइट के मुताबिक इसको पीएलए के जनरल लॉजिस्टिक्स विभाग के निर्देशों के तहत पुनर्गठित किया गया। शिनजिंग कैथे का टर्नओवर 3000 करोड़ रुपए है और यह भारत में 30,000 टन डक्टाइल पाइप की सप्लाई करता है। चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन यानी CETC आंध्र प्रदेश में 200 मेगावाट की यूनिट के लिए 320 करोड़ का निवेश करने जा रहा है, लेकिन ये कंपनी चीन में सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों का उत्पादन करती है। इनमें हाइक विजन CCTV कैमरा का उत्पादन शामिल है। इसके कुछ सहायक कंपनियों को अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर रोक लगाई है। उन्हें सैनिक जासूसी का दोषी पाया गया। ये कंपनी शिनजियांग में मानवाधिकार उल्लंघन के लिए उपयोग में आने वाली तकनीक देती है। वहां करीब 15 लाख लोगों को कैंपों में रखा गया है। उनके जो लिंकेजेस हैं ये हम लोग अब देखना शुरू किए हैं ओपनली कम से कम, लेकिन अगर आप देखें तो रैंड कॉरपोरेशन की एक बहुत बड़ी स्टडी थी। उससे पहले पेंटागन ने काफ़ी कंपनीज में 1999 से चला रखा है कि किस तरह से उसको देखा जाए, कौन सी कंपनीज चाइना की जो है वो मिलिट्री के साथ में या पीएलए जो उनकी है उसके साथ में मिलकर के काम करती है, उन सब के पूरे प्रोफाइल बनाए जाएं और उनको इस तरह की एक्सचेंज करने दी जाए। आप जानते हैं कि आजकल सबसे बड़ा जासूसी का जो चीज़ है वो इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस या मिलिट्री इंटेलिजेंस उसको बोलते हैं। एक अमेरिकी विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री सिविल फ्यूजन इनिशिएटिव ऑफ चाइना चीनी सरकार की मिलिट्री नीति पर काम करता है। इसमें अलीबाबा और टेंसेंट जैसी कंपनियां शामिल हैं जो भारत में काम करती हैं। अलीबाबा ने भारत में पेटीएम, जोमेटो और बिग बास्केट में निवेश किया है। वहीं टेंसेंट ने भारत में टेक स्पेस में निवेश किया है। इसने ओला कैब में $400 मिलियन का निवेश किया था, तो फ्लिपकार्ट में $700 मिलियन का। SAIC मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक तरफ भारत में काम करती है तो दूसरी तरफ इसकी एक कंपनी नंजिंग ऑटोमोबाइल्स है जो पहले पीएलए के वाहनों की रिपेयरिंग की यूनिट हुआ करती थी।
अब सरकार ने इन पर नकेल कसने की तैयारी की है। जाहिर है इन कंपनियों के लिए अब दोहरी निष्ठा का सवाल मुसीबत बनने वाला है। एलएसी पर चीन की सेना को पीछे हटना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ भारत चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर चीन को यह संदेश दे रहा है कि भारत अब 1962 का भारत नहीं है, बल्कि आज का भारत मजबूत भी है और सशक्त भी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। चीन के इस कानून को नेशनल इंटेलिजेंस लॉ यानी एनआईएल कहा जाता है। इस कानून के आर्टिकल 7 के अनुसार चीन से ताल्लुक रखने वाले सभी संगठन और नागरिक राष्ट्रीय खुफिया प्रयासों का समर्थन करेंगे और सहयोग देंगे। इसका मतलब यह है कि चीनी कंपनियां और नागरिक चीन की खुफिया एजेंसियों की मदद के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं और यूजर्स का डेटा चाइनीज सरकार के पास जमा करना उनके लिए कोई जुर्म नहीं है। चीन के इसी कानून का आर्टिकल 9 कहता है कि जो नागरिक और संगठन राष्ट्रीय खुफिया प्रयासों में बड़ा योगदान देंगे उन्हें चीन की सरकार अवार्ड देगी, सम्मान देगी। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।